तो दोस्तों कभी किसी को सुना है ये कहते हुए कि थैंक यू उस टीवी चैनल का, उस टीवी के एंकर का या उस गेस्ट का जिसके टिप्स के कारण मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। आज की तारीख में मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन चुका हूँ। ऐसी कहानी आपको बहुत कम सुनने को या ना के बराबर सुनने को मिली होंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो टीवी पे आगे बहुत सारी कॉन्फिडेंटली बातें करते हैं, जो कि रिपोर्ट्स आती हैं सेबी की तरफ से, तो पता लगता है कि बैकग्राउंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अभी संजीव भाषण का केस हुआ जहाँ पे सेबी ने 11.37 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि ये जनाब जो टिप्स टीवी पे आके बताते थे अलग अलग चैनल्स पे जाके, उसमें पहले से ही अपनी पोजीशंस बना के बैठे होते थे। फ्रंट रनिंग का स्कैम था वो। इससे पहले भी जी न्यूज़ का एक केस आया जहाँ पे 8-10 गेस्ट आए और उन्होंने अपनी पोजीशंस पहले बना के रखी और खुद आके टीवी पे टिप्स दी, और उन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने पैसा बनाया या नहीं बनाया, लेकिन फ्रंट रनिंग इस केस में भी करते हुए या पंप एंड डंप का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने भी पैसा बहुत कमाया। उस केस में भी सेबी ने ऑर्डर निकाला था और उस केस में करीब 7-7.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी की गई थी। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज के एक एंकर हुआ करते थे हेमंत गई, तो उनका एक शो चलता था 2020 स्टॉक्स, और उस केस में भी फ्रंट रनिंग का केस बना था। 6 करोड़ 16 लाख रुपए का पेनल्टी सेबी ने उस केस में भी लगाया था। तो ये होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? क्योंकि इवेंचुअली ये सब लोग ओजी इन्फ्लुएंसर्स ही तो है, क्योंकि ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम तो कुछ सालों पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले टीवी पे तो ये सालों से दशकों से चलता आ रहा है, जहाँ पे ये लोग आते हैं गेस्ट बन के, एंकर्स बन के, फोन पे भी लोग बातें करके अपने सवाल पूछते हैं, उसमें भी पर्सनलाइज्ड एडवाइस दी जाती है। इस तरह के इंस्टेंसेस में कितना को विश्वास किया जा सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मोटिव? इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे इन टीवी चैनल्स पे किस तरह की मैनिपुलेशन होती है या हो सकती है, किन तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेबी ने अभी तक कितने एक्शन लिए हैं, बाहर की दुनिया में अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, और रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को इन तरह के इंस्टेंसेस से क्या सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज की तारीख में जब भी कोई स्टॉक मार्केट में स्कैम होता है, रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी अपनी तरफ से हर एक एक्शन लेती है। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ ऑर्डर निकले हैं, लेकिन इन यूट्यूबर्स की रीच कितनी है, मतलब कितने लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गुड और बैड, ये देखना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, बाप ऑफ चार्ट मोहम्मद रासर के खिलाफ सेबी ने ऑर्डर निकाला था, जहां पे 17 करोड़ 20 लाख रुपए जो गलत तरीके से कमाए गए थे, वो पैसा वापस लेने के लिए ऑर्डर निकाला था। 20 लाख रुपए अलग से पेनल्टी लगाई थी, लेकिन इनकी रीच क्या थी? करीब 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे इनके। इसके अलावा जितने भी वीडियोस उन्होंने किए थे, टोटल 70 मिलियन, मतलब करीब 7 करोड़ लोगों ने उनके पूरे चैनल के वीडियोस को इन टोटलिटी में देखा था। इंस्टाग्राम पे 60,000, ट्विटर पे करीब 78,000, टेलीग्राम जहां पे ज्यादातर इन तरह के लोग शेडी काम करते हैं, वहां पे भी करीब 53,000 सब्सक्राइबर्स थे। अब मोहम्मद रासिर की किसी एक वीडियो को 10,000 या मैक्सिमम लाखों में कुछ व्यूज आ जाते थे, मान लीजिए 1-2 लाख व्यूज आ जाते थे, जितना इंड्यूसमेंट वो करते थे उस हिसाब से ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। फिर इसके अलावा पीआर सुंदर के खिलाफ एक ऑर्डर निकला था, वो सेटलमेंट ऑर्डर था करीब 5-6 करोड़ रुपए का। उस केस में भी बिना लाइसेंस के वो एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पे करीब 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर, ट्विटर पे करीब 4.8 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे करीब 50,000 से 1 लाख की रेंज में, लेकिन यूट्यूब पे इनके व्यूज काफी अच्छे खासे थे। मतलब इन टोटलिटी देखा जाए तो करीब 22-23 करोड़ लोगों ने उनके आज तक के वीडियोस देखे थे। दिस इज अ मैसिव स्केल कंपैरेटिवली। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। रविंद्र बालू भारती, इनके करीब 1 मिलियन यूट्यूब चैनल फॉलोवर थे। हिंदी चैनल पे करीब 8 लाख सब्सक्राइबर थे। इंस्टाग्राम पे भी हजारों में सब्सक्राइबर थे। सेबी की पेनल्टी लगी करीब 9.5 करोड़ रुपए की, लेकिन इनकी रीच ऑन अ वीडियो लेवल कुछ खास नहीं थी। और ऑर्डर्स में से सबसे बड़ा ऑर्डर तो यही निकला है स्मिता पटेल का, जहाँ पे अभी के लिए 53 करोड़ की पेनल्टी है, लेकिन आगे चल के वैल्यू डबल हो सकती है मेरे हिसाब से, तो उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि इन सब के खिलाफ हमने समय समय पे वीडियोस भी किए हैं, लेकिन यूट्यूब पे इनके करीब 5 लाख सब्सक्राइबर थे, इंस्टाग्राम पे भी हजारों में थे। इन टोटलिटी इनके यूट्यूब के वीडियोस के व्यूज भी करोड़ों में ही थे। लेकिन अब आते हैं वापस मेन मुद्दे के ऊपर। अगर हम इन टीवी चैनल्स की बात करें, आई विल गो टू द पॉइंट, जहाँ पे हम टीवी के इंप्रेशंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन इन टीवी चैनल्स के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पे किस तरह का इंप्रेशन आ रहा है, ये समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सीएनबीसी टीवी 18 के यूट्यूब चैनल को अगर आप देखेंगे तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आज तक करीब 171 करोड़ व्यूज। एनडीटीवी प्रॉफिट पे 1.33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके व्यूज है करीब 41 करोड़। जी बिजनेस पे करीब 6.05 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 317 करोड़ व्यूज इनके वीडियोस को आ चुके हैं। सीएनबीसी आवाज करीब 5.74 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 200 करोड़ व्यूज। ईटी नाउ 2.43 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 106 करोड़ व्यूज इनके वीडियोस पे भी
आ चुके हैं। द स्केल इज़ वेरी डिफरेंट अक्रॉस हियर। इसमें एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताती है कि जब भी ये यूट्यूब चैनल्स लाइव जाते हैं तो उनके कंकरेंट यूज़र मतलब एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितने लगातार लोग एट सेम टाइम उस वीडियो को देख रहे हैं। अब ऐसा एक इंस्टेंस था बजट डे का जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर वाज गिविंग अ स्पीच ऑन दैट डे एंड सीएनबीसी टीवी 18 के कंकरेंट यूजर उस यूट्यूब चैनल के उस वीडियो के ऊपर करीब 5 लाख थे। मतलब 5 लाख यूजर एक समय पे उस वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे थे। अब यहाँ पे ये थोड़ा-सा आइडिया लेना ज़रूरी है कि टीवी चैनल्स के खुद के कितने व्यूज़ आते हैं टीवी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी 18 कोविड के टाइम पे पूरा का पूरा नेटवर्क रोज़ का 19 करोड़ का व्यूअरशिप निकाल रहा था। मतलब एवरी डे 19 करोड़ पीपल वर वाचिंग डिफरेंट टीवी चैनल्स अंडर टीवी 18। और उसी रिपोर्ट के अनुसार सीएनबीसी टीवी 18 जो कि एक बिज़नेस टीवी चैनल है, अपने जॉनर में मार्केट शेयर लेके चल रहा था 70 टू 80%। अब इन बेसिक नंबर से हमें क्या आइडिया होता है? बिजनेस टीवी चैनल्स अपनी तरफ से एक सप्लाई क्रिएट करते हैं रिसर्च के साथ, अलग-अलग गेस्ट के साथ, कुछ एंकर्स भी करते हैं। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटी टीवी गेस्ट आते हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं, एज इट इज ट्रेड्स प्लेस करते हैं, फायदा होता है, नुकसान होता है, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कैम्स जरूर बाहर निकल के आते हैं। अभी पिछले 4-5 साल के अंदर ही कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस आए हैं जहां पे सेबी ने ऑर्डर पास किए हैं। एक-एक करके समझते हैं एग्जैक्टली थे क्या वो ऑर्डर। अभी संजीव भाषण का केस बहुत रीसेंट है। अभी सेबी ने ऑर्डर निकाला है, 11.37 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जनाब फ्रंट रनिंग करते थे। किस तरह से जिन स्टॉक्स को टीवी चैनल्स पे आके बताते थे, उसमें आने से पहले ही, 1 दिन पहले ही अपने अलग-अलग क्लाइंट्स का अलग-अलग डीमैट अकाउंट्स में फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन करते हुए पोज़ीशन बनवा के रखते थे और जैसे ही टीवी पे आके बोलते थे दुनिया को कि भाई साहब, बहन लोग, सब लोग इस स्टॉक को खरीद लीजिए। जैसे ही कुछ लोग उनकी बातों को मान के स्टॉक को खरीदते थे, स्टॉक थोड़ी देर के लिए थोड़ी मूवमेंट करता था। उस थोड़ी मूवमेंट में अच्छा खासा पैसा बैकग्राउंड में लगाया जाता था और ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हर ऐसे ट्रेड में बनाया जाता था। ऐसे 100 से ज़्यादा इंस्टेंस तो सेबी के पास ही हैं, जहाँ पे उनके पास एग्ज़ैक्ट डेटा है माइन करके कि ये बोला और उसके पहले ये पोज़ीशन बनाई है, इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व था, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई है। इन टोटैलिटी इनका एक कट हुआ करता था कि क्लाइंट जितना बनाएगा उसका 40% ये रखेंगे। मतलब अगर 10 करोड़ बना के दिए हैं तो 40% संजीव हासिन की जेब में जाए। और ये अकेला केस नहीं है। प्रदीप पांड्या और अल्पेश फूरिया का केस था 2019 और 21 के बीच में। सेबी ने देखा कि ये दोनों दोस्त मिलके कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब प्रदीप पांड्या का सीएनबीसी आवाज पे एक शो आया करता था, पांड्या का फंडा। अल्पेश फूरिया इनके क्लोज एसोसिएट थे। अब मान लो कि 8:45 पे पांड्या का फंडा आना है, उसमें कोई ना कोई स्टॉक्स बताने हैं। अब उन स्टॉक्स में 8:45 में जो बताने वाले स्टॉक्स हैं, 8:30 बजे अल्पेश फूरिया और उनके जान पहचान वालों के डीमैट अकाउंट में उन स्टॉक्स की पोजीशन पहले से ही बना के रख ली जाती थी। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया और देखा कि यहाँ पे कुछ अलग ही कनेक्शन चल रहा है। अल्पेश और प्रदीप ने मिलकर करीब 250 से ज्यादा ट्रेड मारे, 2 करोड़ 16 लाख रुपए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, 8 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। और जनाब अभी टीवी पे तो ज्यादा दिखते है नहीं। अब संजीव हासिन का एक इंसान ने स्कैम किया, प्रदीप और अल्पेश दोनों मिलके काम करते थे, लेकिन जी बिजनेस पे 8 गेस्ट आके स्कैम करते थे। इनके अलग अलग शो हुआ करते थे। इन गेस्ट के नाम थे सिमी भौमिक, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, आशीष केरकर, किरण जाधव और भी कुछ लोग थे। अब ये सब लोग करते क्या थे? सेबी का 155 पेज का ऑर्डर है, फरवरी 2024 में निकाला है और 7 करोड़ 41 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। क्यों? वही पुराना मोडस ऑपरेंडी, काम करने का वही तरीका था। लाइव शो में जाने से पहले अपने दोस्तों यारों को बता देते थे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कि हम इन स्टॉक्स को बोलने वाले हैं, आप इसमें पोजीशन बना के रखिए। आप समझिए, तरीका समझिए, मोडस ऑपरेंडी कहते हैं इसको। मतलब किस तरह से स्कैम को अंजाम दिया जाएगा। लाइव शो में जाने से पहले स्टॉक्स में खुद पोजीशन लेंगे। और इसके अलावा हेमंत गई भी हैं, जो कि सीएनबीसी आवाज पे 2020 स्टॉक्स का एक शो चलाते थे। उसमें भी अपनी वाइफ और मदर के नाम पे अकाउंट्स खोल के उसमें वो ट्रेड पेश करते थे, फिर टीवी पे आके स्टॉक्स बताते थे। मतलब एवरीबॉडी हैज बीन डूइंग द सेम थिंग कि टीवी पे आओ, लाखों करोड़ों लोगों को दिखाओ, बताओ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं या फलां ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं स्टॉक बताऊंगा, आप ट्रेड लीजिए। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, सूट टाई पहन के जो आऊंगा, आप विश्वास करेंगे, आप अपने आप से ही मेरे को एक सेलिब्रिटी घोषित कर देंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक्चुअल में आप समझ गए होंगे अभी तक एग्जैक्टली हो क्या
रहा है। अभी तक हमने देखा कि किस-किस तरह के स्कैम कितने बड़े-बड़े बिज़नेस चैनल्स पे चल रहे हैं। अब इसमें बिज़नेस चैनल इन्वॉल्व होता है या नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। यही तरह की चीज़ें बाहर की दुनिया में अगर हुई हैं, जो कि हुई हैं कुछ केसेस में, तो उस सिचुएशन में वहाँ के रेगुलेटर ने, वहाँ के बिज़नेस चैनल्स ने किस तरह से एक्शन लिया, ये समझना ज़रूरी है। इससे ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या किया जा सकता था जो कि नहीं किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए उसमें जितना पैसा गलत तरीके से कमाया गया उतना ही पैसा वापस लिया गया है। अलग से पेनल्टी बहुत कम अमाउंट की लगाई गई है और साथ में बैन कर देना इज नॉट रियली अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। अब समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इन तरह के स्कैम्स को किस तरह से हैंडल किया गया है। पहला केस है एनएचके जापान का। अब एनएचके को समझिए कि वहां का दूरदर्शन, उसका पब्लिक ब्रॉडकास्टर है निप्पन होसोके ओकाया। अब केस क्या था? जो इस टीवी चैनल के रिपोर्टर्स हैं जिनके पास एडवांस में ही इंफॉर्मेशन आ जाती थी, जो कि अगले दिन या शाम को इनको अपने टीवी शो में बतानी होती थी, 2006 और 2008 के बीच में इस इंफॉर्मेशन का बड़ा गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। कैसे? मान लीजिए कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मर्जर होने वाला है, कोई एक्विजिशन होने वाली है, कोई रेस्टोरेंट चेन किसी अलग होटल चेन को खरीदने वाली है, ये इंफॉर्मेशन इनके पास आ गई है और इस इंफॉर्मेशन को इनको शो में बताना है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बताने से पहले उन्हीं स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना ली, अपने घर वालों की पोजीशन बना ली और फिर जाके वही बात बोल दी। मतलब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, एनपीएसआई, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोजीशन क्रिएट की, फिर वही बताया, स्टॉक ऊपर गया और छोटी सी मूवमेंट के साथ अपना पैसा बनाया एंड दैट केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर कपल ऑफ इयर्स। अब इस केस में 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि प्राइमरीली इन्वॉल्व थे रेगुलरली ये स्कैम को पुल ऑफ करने के लिए। इसमें 2 रिपोर्टर थे और साथ में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी था। लेकिन ये केस पकड़ा कैसे गया? एक टीवी चैनल की मैनेजमेंट ने ऑडिट के थ्रू चेक किया कि कुछ तरह की ट्रेड्स जो कि बताई जा रही हैं उसी तरह के ट्रेड्स इनके ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाई दे रही हैं। एनएसके की मैनेजमेंट को जब पता लगा कि उनके ही प्रीमाइस में ये सब कुछ हो रहा है, सबसे पहले उन सब एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया। सारे के सारे 5700 एम्प्लॉयज ऑफ एनएचके को बैन कर दिया गया कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं और अगर आपको कोई भी ट्रेड प्लेस करना है तो आपको मैनेजमेंट का प्रायर अप्रूवल इन रिटर्न लेना पड़ेगा। और तो और एनएचके के प्रेसिडेंट गेनिची हाशिमोटो और साथ में 2 बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया फॉर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसके बावजूद जो एक्शन लिए गए हैं दे आर इनफ फॉर नाउ और सिंस ट्रेडिंग बैन ही लगा दिया सारे एम्प्लॉयज के ऊपर, तो आगे चल के इस तरह की चीज होने के चांसेस रिलेटिवली ना के बराबर है। और ये अकेला केस नहीं है। यूएस में ब्लूमबर्ग के बारे में सब जानते हैं, उसमें भी एक ब्लॉग राइटर मतलब एक रिसर्चर के खिलाफ भी केस बनाया गया जहां पे उसके पास इंफॉर्मेशन होती थी जिसके ऊपर उसको ब्लॉग्स या रिसर्च आर्टिकल्स पेपर्स पब्लिश करने होते थे। उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हुए इन जनाब ने, जिनका नाम एड हेमंड था, वो इंफॉर्मेशन एज इट इज एक ट्रेडर जेसन प्लेट्स को दे दी। हर बार यही किया करते थे। जब बाद में ऑडिट में पकड़े गए तो पता लगा कि दिस इज अ फ्रंट रनिंग स्कैम। सामने से इनसाइडर इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, नॉन पब्लिक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और वहां पे भी केस क्रिएट किया गया और इसकी पेनल्टी अगर आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। वहां के रेगुलेटर एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिलकर सिक्योरिटीज फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट इनसाइडर ट्रेडिंग के भी चार्जेस लगाए। प्लेट्स को $1 मिलियन का पेनल्टी लगाया गया। साथ में ऐसे चार्जेस लगाए गए उनके ऊपर जिसमें सजा अप टू 25 इयर्स थी। अब इस केस में सेबी के ऊपर वापस अगर जाया जाए तो पता लगेगा कि यहाँ पे सिस्टम में लूप होल्स है। टीवी पे बिजनेस चैनल्स, फाइनेंस की बात जब की जाती है, स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशंस जब दिए जाते हैं, देयर इज नो ऑडिट ट्रेल। अब टीवी चैनल्स पे डायरेक्टली पॉइंट आउट करना थोड़ा सा टफ है, बट जो भी गेस्ट और एंकर्स आते हैं विद पर्सनल मोटिव्स और आरए और मार्केट एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट का टिकर लेके, तो लोगों को उनके ऊपर एज इट इज विश्वास होता है। पीपल जनरली बिलीव द टीवी लोगो rather than the person himself। शुरुआत में एक इंसान के ऊपर विश्वास कम होता है, धीरे धीरे वो अपना एक स्टाइल क्रिएट करके क्रेडिबिलिटी बनाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्सन। यूट्यूबर और इन तरह के टीवी चैनल एक्सपर्ट्स में कुछ खास फर्क है नहीं। तो जितने भी स्टॉक्स जिन जिन टीवी गेस्ट ने, एंकर्स ने बताया, उनका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। उनके उनके फैमिली के डीमैट अकाउंट में कौन सी ट्रेड्स कब लग रही थी, उनका ऑडिट ट्रेल रखना चाहिए, ताकि इवेंचुअली एट सम लेवल, हालांकि इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा डर तो क्रिएट
होगा ही। और जिन तरह की स्टॉक्स के ऊपर रिकमेंडेशंस दी जा रही है, उनके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। कोई इल्लिक्विड, कोई पेनी स्टॉक, कोई स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें खास लिक्विडिटी होती नहीं है, क्या उन तरह के स्टॉक्स को रिकमेंड करना अलाउ होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस या नहीं? सेबी को इन तरह की चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और आज की तारीख में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। क्रॉस कनेक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, कौन से ट्रेडिंग अकाउंट्स कहाँ पे लिंक्ड हैं, कौन से रिकमेंडेशन के कहने पे कौन सा स्टॉक मूव हो रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा पॉइंट्स के साथ से वी कैन डू अ लॉट, दे नो अ लॉट मोर इंटरनली कि वो अपनी तरफ से क्या-क्या कर सकते हैं। बट इवेंचुअली पॉइंट सिंपल है। टीवी चैनल्स पे जो ओजी इन्फ्लुएंसर्स सालों से, दशकों से आते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, फ़िक्र में उनकी, क्या उनकी सच में ज़रूरत है भी या नहीं? और अगर है, तो सेबी को अपनी तरफ से बहुत सारे स्टेप्स एंड एसओपी मस्ट बी देयर, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके बेस पे क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, क्या प्रोवाइड करना है, क्या नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। दे हैव टू बी रेगुलर स्टेप्स एंड इवेंचुअली सेबी को अपनी तरफ से रियल टाइम मॉनिटरिंग अक्रॉस टीवी चैनल्स पे जो कुछ चल रहा है, उस पे करना ज़रूरी है, बिकॉज़ दिस इज़ वन स्पेस जो कि नज़र से बिल्कुल बाहर है और तभी नज़र में आता है जब कोई ना कोई केस होता है। पर खैर, आपको क्या लगता है? बिज़नेस टीवी चैनल्स में जो भी ये सब कुछ चल रहा है, शायद सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन सम थिंग्स आर नॉट इन द राइट प्लेस। उस केस में सेबी क्या कर सकता है? अभी आज की तारीख में आपको क्या लगता है, क्या-क्या फैंसी काम हो रहे हैं जो कि रेगुलेटर की नज़र में नहीं है? और जो बाहर की दुनिया में हो रहा है उसके बेस पे इंडिया में एक्चुअली क्या-क्या हो सकता है? उस पे आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आएँगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।